कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 4। वेदांश की काली कार राठौर मेंशन के आलीशान पोर्टिको में आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकला। वह बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन कल उसे उदयपुर निकलना था और वह संध्या जी को देखने आया था। वह तेज कदमों से हॉल को पार कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि नूतन जी की आवाज़ ने उसके कदमों को थाम लिया। वह ममता भरे स्वर में बोली, वेद आ गए आप, कम से कम डिनर तो कर लीजिए। आप सुबह भी बिना ऐसे ही खाए चले गए थे। वेदांश ने बिना कुछ कहे बस हल्के से गर्दन हिला दी, एक ऐसा इशारा जो ना तो पूरी तरह हाँ था और ना ही ना। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद शावर लेकर और फ्रेश होकर वह डाइनिंग एरिया में आया। इस वक्त वहाँ सन्नाटा था क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वेदांश अपनी चेयर पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल भावहीन था। उसके सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं, उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। नूतन जी और घर के बाकी सदस्य अपने कमरे में जा चुके थे, इसलिए अब वहाँ सिर्फ सालू थी। सालू बड़े प्यार और दीवानगी से वेदांश को निहारते हुए उसके लिए खाने की प्लेट सजा रही थी। उसने हर चीज़ को बड़े करीने से रखा, इस उम्मीद से कि शायद वेदांश एक बार उसकी मेहनत देख ले। लेकिन वेदांश उसका ध्यान तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर था। उसके लिए सालू की मौजूदगी वैसी ही थी जैसे कमरे में रखा कोई फर्नीचर। उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर उससे नहीं देखा। जब उसे महसूस हुआ कि प्लेट लग चुकी है तो उसने बिना एक पल गवाए, बिना किसी तरफ देखे, खामोशी से अपनी प्लेट उठाई और सीधे संध्या जी के कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे खड़ी सालू का खिला हुआ चेहरा पल भर में उतर गया था। उसकी सारी मेहनत, वो प्यार भरी निगाहें धरी की धरी रह गई। वह खुद से बुदबुदाते हुए बोली, हद है, एक नज़र उठाकर देखा तक नहीं। बाहर लड़के मेरी एक झलक के लिए क्या कुछ नहीं करते, और एक आप है, मैं आपकी नज़रों के लिए तरस गई हूँ। सालू ने गहरी सांस ली और अपने उतरते हुए चेहरे पर फिर से एक चालाक और दृढ़ मुस्कान ले आई। वह अपने जुनून के साथ बोली, कोई बात नहीं वेदांश जी, मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब तक इग्नोर करते हैं। फिलहाल मेरे आसपास होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा। मैं आपकी इस खामोशी की आदत को इबादत में बदल दूंगी। आपके दिल में सिर्फ मेरा नाम रहना चाहिए। वही मिस्टर मेहता जैसे ही मन्नत के कमरे से निकलकर अपने कमरे में दाखिल हुए, रत्ना उन पर झपट पड़ी। उसकी आंखों में लालच की एक अजीब सी चमक थी। वह बेसब्री से पूछने लगी, क्या कहा उसने, क्या बोली वह? मनु मान गई ना? वह कल होटल जाएगी ना? मिस्टर मेहता ने सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा सावधानी से बंद किया और फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़कर एक कुटिल और खौफनाक मुस्कान दी। वह फुसफुसाते हुए बोले, हाँ, वह जाल में फंस चुकी है। वह कल होटल जाएगी। लेकिन रत्ना, तुम अब एक पल भी बर्बाद मत करो, सारा सामान पैक करना शुरू कर दो। रत्ना की सांसें तेज हो गई। उसे अभी भी उस रकम पर यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर मेहता ने आगे की बात बताई तो कमरे की हवा और भी जहरीली हो गई। वह बोले, पूरे 50 लाख में सौदा हुआ है उसका, और जानते हो उसे किसने खरीदा है? वह दुबई का एक बहुत बड़ा शेख है, अरबों का मालिक है। उसने साफ कहा है कि अगर मन्नत का परफॉर्मेंस और उसका साथ उसे पसंद आया तो वह हर महीने हमें लाखों रुपया भेजता रहेगा। 50 लाख तो सिर्फ शुरुआत है रत्ना, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। फिर मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा। अब वेदांश राठौर की गलती की सज़ा उसकी मासूम बीवी चुकाएगी। रत्ना खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, लेकिन फिर अचानक उसे अमृता का ख्याल आया। वह बोली, लेकिन हम अमृता को क्या जवाब देंगे? वह तो मन्नत के बिना एक पल नहीं रहती। मिस्टर मेहता सातिर अंदाज में बोले, अमृता से बस इतना कह देना है कि उसकी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है और हमें सुबह ही निकलना है। वैसे भी जब मन्नत उस होटल में रहेगी तो वह चाहकर भी हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी।
तब तक हम कोसों दूर निकल चुके होंगे। दोनों के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। सुबह की पहली धूप के साथ मन्नत अंगड़ाई लेते हुए उठी। आज उसे नौकरी मिल जाएगी, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वह जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई, हॉल का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। रत्ना सोफे पर बैठी रो रही थी। मिस्टर मेहता चुपचाप उदास चेहरे के साथ बैठे थे और अमृता बार बार परेशान होकर बोल रही थी, मम्मी ये कैसे हो सकता है? नानी तो कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, अचानक इतनी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? रत्ना जी ने अपने बनावटी आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं क्या जानूं बेटा, अभी अभी फ़ोन आया है, हालत बहुत ख़राब है। वो बस तुझे देखना चाहती है, तू ही तो उनकी इकलौती नातिन है। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मन्नत ने भव्य सिकुड़ते हुए पूछा, क्या हुआ आंटी, इतनी अचानक? रत्ना ने जैसे ही मन्नत की तरफ देखा, वह उठकर उसके पास गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। मनु, तू ही समझा इसे, ये मान नहीं रही है, कह रही है कि तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मन्नत ने हल्की हैरानी से अमृता की तरफ देखा और बोली, ये क्या बात हुई अम्मू, तुझे जाना चाहिए, नानी तुम्हें देखना चाहती है। अमृता ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में साफ झिझक थी। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मन्नू, तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? 3 साल में मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो अब कैसे? मन्नत हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी। वह बोली, मैं खुद को संभाल सकती हूँ अम्मू, मेरी पुरानी यादें भले चली गई हो, लेकिन इन 3 सालों में जो कुछ सीखा है वही मेरी दुनिया है। वह थोड़ा करीब आई और धीरे से बोली, तुम जाओ, नानी को देखो, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, यहीं रहूँगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अमृता अब भी दुविधा में थी, लेकिन मन्नत की बातों के आगे आखिरकार उसे झुकना पड़ा। वह बोली, ठीक है अम्मू, तू अपना ख्याल रखना, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। मन्नत ने सिर हिला दिया। वहीं मिस्टर मेहता और रत्ना ने एक दूसरे की तरफ नजरें मिलाई और उनके चेहरे पर एक हल्की सी बनावटी राहत भरी मुस्कान आ गई, जैसे उनका प्लान काम कर गया हो और मन्नत अब सच में अकेली रह गई थी। शाम के 6 बजे मन्नत द रॉयल होटल के आलीशान गेट के सामने खड़ी थी। यह सिर्फ एक 7 स्टार होटल नहीं था, बल्कि उदयपुर की शान और राजस्थान का सबसे ऊंचा मुकाम था। यहाँ सिर्फ देश विदेश के वीआईपी और रसूखदार लोगों का ही आना जाना था। मन्नत के हाथ में वो कार्ड था जो मिस्टर मेहता ने उसे दिया था। उसके हाथों में थोड़ी सी कंपन थी, क्योंकि उसे पता था कि बिना इस कार्ड के उस जैसे सिंपल इंसान को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। शाम के 6 बज चुके थे। सूरज अपनी ढलान पर था और आसमान में नारंगी और सिंदूरी रंग की छटा बिखरी हुई थी। मन्नत के मन में एक सवाल बार बार कौंध रहा था कि अगर यह एक नौकरी का इंटरव्यू है तो यह दिन के उजाले में क्यों नहीं हुआ? शाम के वक्त कौन सा ऑफिस इंटरव्यू लेता है? पर अगले ही पल उसने अपने मन को झिड़क दिया। वह बोली, मन्नत तू पागल है क्या? इतने बड़े होटल में शायद शिफ्ट ही शाम से शुरू होती होगी। अगर मैंने ज़्यादा सवाल किए तो कहीं यह 50,000 की नौकरी भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। उसने सिक्योरिटी गार्ड को वह कार्ड दिखाया। गार्ड ने कार्ड चेक किया और उसे सम्मान के साथ अंदर जाने का रास्ता दे दिया। मन्नत ने जैसे ही उस ठंडी और खुशबूदार लॉबी में कदम रखा, उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे उसकी रूह उसे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रही हो। वहीं होटल की चकाचौंध से कोसों दूर सबसे ऊपरी मंजिल के प्राइवेट स्वीट में सन्नाटा था, लेकिन तनाव चरम पर था। वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री और वेदांश राठौड़ आमने सामने बैठे थे। कमरे का इंटीरियर शाही था और टेबल पर कुछ नक्शे और हथियारों की डील के दस्तावेज फैले हुए थे। वेदांश के चेहरे पर वही पत्थर जैसी खामोशी थी, जबकि सीएम साहब के चेहरे पर इस डील को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता थी। वह बोले, मिस्टर राठौर, राजस्थान की सुरक्षा अब आपके राठौर डिफेंस के हाथों में होगी। मुझे उम्मीद है कि ये हथियार हमारी पुलिस को देश में सबसे आधुनिक बनाएंगे। वेदांश ने फाइल की ओर देखे बिना ही कहा, मेरी बंदूकें सिर्फ चलती नहीं है सीएम साहब, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। डील फाइनल है, बस साइन करना बाकी है। वहीं नीचे मन्नत को एक वेटर ने लिफ्ट तक पहुंचाया और बताया कि उसे टॉप फ्लोर के स्वीट नंबर 404 में जाना है। मन्नत लिफ्ट में चढ़ गई। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर बढ़ रही थी, उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी।
वहीं वेदांश की डील फाइनल हो चुकी थी। फाइलों पर दस्तखत होते ही कमरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। सीएम साहब ने अपनी कुर्सी से उठते हुए गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर बोले, मिस्टर राठौर, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। इस कामयाबी की खुशी में क्या आज रात हम साथ में डिनर कर सकते हैं? मैंने खास इंतजाम करवाया है। वेदांश ने बहुत ही नपे तुले अंदाज में अपनी घड़ी देखी और चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, आई एम सॉरी सीएम साहब, आपके न्योता के लिए शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे मुंबई वापस लौटना होगा। ठीक 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। सीएम साहब को थोड़ा ताजुब तो हुआ, पर वो वेदांश के रुतबे और उसकी शख्सियत से वाकिफ थे। उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कमरे से बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ मन्नत बेचारी उस विशाल होटल के गलियारों में किसी भूल भुलैया की तरह भटक रही थी। वो जिस भी तरफ जाती उसे लगता कि वह वहीं वापस आ गई है। आलीशान कालीन, सुनहरी दीवारें और एक जैसी दिखने वाले दरवाजे ने उसे पूरी तरह उलझा दिया था। वह हाँफते हुए और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, बाप रे बाप, यह कितना बड़ा होटल है। मैं तो चल चल कर ही थक गई हूँ। लिफ्ट से आने में भी कितना समय लगता है और यहाँ इतने ज़्यादा फ्लोर है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, कितना चलूँ मैं। यह होटल है या कोई भूल भुलैया। मन्नत थक कर एक नक्काशीदार खंभे के सहारे खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। वह पिछले 1 घंटे से स्वीट नंबर 404 ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन थकावट और घबराहट की वजह से उसे सही रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वहीं शिव अचंभित होकर वेदांश से पूछा, लेकिन किंग, हमारी तो 2 घंटे बाद कोई फ्लाइट नहीं है, बल्कि आप अपने पर्सनल जेट से आए हैं। फिर आपने सीएम साहब से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वेदांश ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी पर एक सरसरी नज़र डाली और फिर बेरुखी से स्वीट की मिनी बार से एक गिलास उठाकर उसमें वाइन उड़ेलने लगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। वह सपाट और दमदार आवाज़ में कहा, शिव, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वह डील फाइनल हो चुकी है। अब उन जैसे लोगों के साथ बैठकर फालतू का डिनर करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा वक्त उन चापलूसों के लिए नहीं है जो कुर्सी के लिए मेरे सामने हाथ फैलाते हैं। उसने वाइन का एक घूंट लिया और खिड़की की ओर मुड़ गया, जहाँ से पूरा उदयपुर उसके कदमों में दिख रहा था। वेदांश अभिमान के साथ बोला, ये सीएम और नेता, ये सिर्फ प्यादे हैं शिव। इन्हें उतना ही भाव देना चाहिए जितने की इनकी कीमत है। किंग किसी के बुलावे पर नहीं रुकता, किंग अपनी मर्जी से चलता है। उसने अपनी वाइन का गिलास मेज पर रखा और वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरअसल उसका इरादा अगले 2 घंटे सुकून से आराम करने का था, जिसके बाद वह अपने जेट से सीधे मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला था। शिव चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया ताकि वह नीचे जाकर वापसी की तैयारियां का जायजा ले सके। वहीं नीचे फ्लोर पर मन्नत बेचारी अभी भी गलियारों की जाल में उलझी हुई थी। वह हाँफते हुए बोली, ये 404 नंबर कमरा है या कोई खजाना? मिल ही नहीं रहा है। हे भगवान, कहीं वो दोस्त बुरा मानकर चला न जाए। 50,000 की नौकरी का सवाल है। मन्नत, हिम्मत मत हार। वह थकी हारी एक मोड़ पर मुड़ी, जहाँ का सन्नाटा और वहाँ की लग्जरी उसे डरा रही थी। उसे लग रहा था कि वह किसी वीआईपी फ्लोर पर आ गई थी। तभी उसे अपने सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखा जिस पर 404 चमक रहा था। उसने इस वक्त कॉलर वाली शर्ट के साथ फॉर्मल ट्राउज़र पहने थे। कंधे पर एक छोटा सा पर्स लटका हुआ था। उसका चेहरा मासूम लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी धड़कनें बेकाबू थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मन्नत ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और कांपते हाथों से जैसे ही डोरबेल बजाई, कुछ ही सेकंडों में दरवाजा अपने आप एक क्लिक के आवाज़ के साथ खुल गया। मन्नत ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। कमरा अंदर से रोशनी से जगमगा रहा था और वहाँ की खुशबू बहुत तेज और अजनबी थी। अंदर एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी मखमली सोफे पर बैठा था, जिसके हाथों में सोने की कई अंगूठियाँ चमक रही थी। उसने जैसे ही मन्नत को देखा, उसकी भूखी नज़रों में एक वहसी चमक आ गई। वह शेख एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है तुम्हारा। मेहता ने जैसा कहा था, तुम उससे कहीं ज़्यादा हसीन हो। मन्नत को उसकी बात समझ नहीं आई, पर उसका लहजा सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि शायद यह कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो इंटरव्यू लेने वाला है। वहीं दूसरी ओर
वेदांश अपने होटल रूम के वॉशरूम से बाहर निकला। उसके बाल हल्के गीले थे, शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई थी, चेहरे पर वही ठंडा और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। लेकिन अगले ही पल उसकी चाल रुक गई। उसका हाथ हल्का सा सीने पर चला गया। उसका दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। धक धक धक। उसने भव्य सिकोड़ ली और बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तो कुछ देर पहले सब ठीक था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ गई। एक अजीब सी घबराहट, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। उसकी उंगलियां कस गई। ये अचानक। वेदांश ने कमरे में चारों ओर देखा। उसे लगा कि शायद एसी का तापमान कम हो या कोई और बात हो, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। फिर उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। एक ही ख्याल बार बार आने लगा, जान। उसकी आंखें एकदम गहरी हो गई। नहीं, ये वही एहसास है, वह एहसास जो उसे हमेशा तब होती थी जब या तो मन्नत उसके बहुत करीब होती थी या जब वो किसी खतरे में होती थी। उसकी सांसें भारी हो गई। वो यहाँ? उसने धीरे से बुदबुदाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन दिल मानने को रेडी नहीं था। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। उसने गहरी सांस ली। शायद काम और थकान की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये बेचैनी हो रही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल मानने को रेडी नहीं था। फिर भी वेदांश ने उस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे वो पिछले 3 साल से करता आया था। वह बिना कुछ और सोचे सीधे बालकनी की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और एक गहरा कस लिया। धुआं धीरे धीरे उसके होठों से बाहर निकला, जैसे वो अपने अंदर के हर एहसास को उस धुएं में घोलकर बाहर निकाल देना चाहता हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पहली बार नहीं है, उसने मन ही मन कहा। पिछले 3 सालों में यह बेचैनी उसे कई बार महसूस हुई थी। हर बार ऐसा ही लगा था जैसे कुछ छूट गया हो या कोई बहुत करीब होकर भी दूर हो। लेकिन हर बार उसने यही किया था, सिगरेट का एक लंबा कस लिया और उस एहसास को दबा दिया। आज भी वो वही कर रहा था, एक और कस और धुआं हवा में छोड़ दिया। लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वह एहसास जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी उंगलियां हल्की कस गई थी। दिल अब भी बेचैन था, लेकिन उसने अपने दिल का सुनना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। वही कमरा नंबर 404। टेबल पर ड्रिंक का ग्लास था। वह शेख पूरी तरह नशे में था। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई दफ्तर या इंटरव्यू रूम नहीं है। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने अपनी पर्स कसकर पकड़ी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैंने आपको डिस्टर्ब किया। लगता है मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, सॉरी। वह जैसे ही पीछे मुड़कर तेजी से बाहर निकलने वाली थी, एक भारी रूह कपा देने वाली आवाज़ कमरे में गूंजी। उस शेख का लहजा बिल्कुल अलग था। वह आदमी अपनी ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा और मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम गलत कमरे में नहीं आई हो, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह कोई शिकारी हो जो अपने शिकार को जाल में फंसते देख रहा हो। मन्नत ने हकलाते पूछा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आई थी। शेख एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, नौकरी? तुम्हें नौकरी चाहिए ना? हम तुम्हें ऐसी नौकरी देंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। बैठो। शेख ने सोफे की तरफ इशारा किया। मन्नत लेकिन वहीं जर खड़ी रह गई। शेख ने आगे कहा, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेता है। मन्नत ने हिचकते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी इंटरव्यू जैसा नहीं है। शेख के होठों पर धीमी मुस्कान आई और कहा, हमारे यहाँ इंटरव्यू ऐसा ही होता है। पूरे 50 लाख दिया है हमने तुम्हारे लिए। यह सुनते ही मन्नत का दिमाग जैसे सन हो गया। उसकी आंखें फैल गई, सांस अटक गई। क्या? उसके होठ कांपे। आपने किसके लिए 50 लाख दिए? शेख ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें खरीदा है। उसकी आवाज़ ठंडी और बेरहम थी। और अब तुम नखरे दिखा रही हो? मन्नत का दिल धक सा रह गया। उसके कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें खरीदा है। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। नहीं, उसने सिर हिलाया। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। आप किसी और लड़की की बात कर रहे हैं।
मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं तो बस इंटरव्यू देने आई थी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। शेख का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। चुप रहो, वह जोर से गरजा। एकदम चुप लड़की। मनत डर के मारे पीछे हट गई। शेख उसकी तरफ बढ़ा। जिस काम के लिए आई हो वह काम करो, फिर हम तुम्हें मालामाल कर देगा। वो हंस पड़ा। तुमको दुबई ले जाएगा, अपने पास रखेगा, महल में रखेगा। उसकी नज़रें मनत को परख रही थी। वह बोला, हमारी हसीन बनकर रहेगी। मनत के कानों में जैसे आग लग गई। उसके आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार डर के साथ गुस्सा भी था। उसने पीछे हटते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन इरादा साफ था। मुझे जाने दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। शेख ने रिमोट उठाई और अचानक क्लिक के साथ लाइट ऑफ हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नहीं, मनत की चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। अंधेरा उसे डराता था, लेकिन आज ये डर कुछ और ही था। उसकी सांसें बेकाबू हो गई। प्लीज़ प्लीज़ लाइट ऑन कर दीजिए। मुझे मत छूइए, प्लीज़ मेरे करीब मत आइए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। वो पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसी धुंध में अतीत के टुकड़े, चीखे, अंधेरा, किसी के हाथ। उसका सिर जोर से दर्द करने लगा। नहीं नहीं, वो अपने कान बंद करते हुए नीचे बैठ गई। मुझे जाने दो प्लीज़। लेकिन वह शेख अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी परछाई धीरे धीरे मनत की तरफ बढ़ रही थी। वह बोला, डरो मत। उसकी भारी आवाज़ गूंजी। हम हैं ना। उसकी आवाज़ में गंदी नरमी थी। वहीं वेदांश बैल्कनी में खड़ा था। एक के बाद एक लगभग 10 सिगरेट खत्म कर चुका था। धुआं हवा में घुल रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई थी। उसने आखिरी कस लिया और सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। उसकी सांसें अब भी भारी थी, जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट रहा हो या होने वाला हो। क्या हो रहा है मुझे, वो खुद से बुदबुदाया। कमरा अब उसे काटने लगा था। हर दीवार जैसे उसके करीब आ रही थी। घुटन इतनी बढ़ गई थी कि उसने झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। चलते चलते उसने अपना फ़ोन निकाला, सीधे शिव का नंबर डायल करने लगा। उसे बस एक ही बात कहनी थी, उसे अभी इसी वक्त मुंबई निकलना है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, अनायास से उसके कदम कमरा नंबर 404 के दरवाजे पर रुक गया। दिल अब और भी बेकाबू हो चुका था। धड़कनें इतनी तेज जैसे सीने को तोड़कर बाहर निकल आएगी। वेदांश की सांसें और भारी हो गई। उसकी मुट्ठी अनजाने में कस गई। ये फिर से वही एहसास। उसका गला सूख गया। वह नंबर डायल नहीं कर पा रहा था। उंगलियां जैसे जाम हो गई थी। दिल कह रहा था कि कुछ गलत है, बहुत गलत है, लेकिन दिमाग हर बार की तरह उसे झूठा साबित करने पर तुला था। नहीं, मैं फिर से वही सोच रहा हूँ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका दिल बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं था। उसकी उंगलियां फोन पर जमी रह गई और अगले ही पल धड़ाम उसने गुस्से में आकर पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्का मारा। आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी और उसी आवाज़ के साथ अंदर हलचल हुई। अंधेरे कमरे में मनत का दिल जैसे एक पल को रुक गया। फिर अचानक उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। कोई है। उसकी सांसें तेज हो गई। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, हाथ आगे बढ़ाकर उसे टटोलने लगी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। प्लीज़, कोई है बाहर। वह शेख उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? शेख की भारी नशे में डूबी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने झटके से मनत का हाथ मरोड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए घसीटने लगा। भागोगी हमसे? मनत दर्द से तड़प उठी, लेकिन इस बार वह पहले वाली मनत नहीं थी। डर अब भी था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक जिद जाग चुकी थी खुद को बचाने की। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर छटपटा रहे थे। छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो। शेख नशे में था। उसकी पकड़ मजबूत तो थी, लेकिन कंट्रोल कमज़ोर थी, और यही मौका था। मनत ने झटके से खुद को घुमाया और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। शेख लड़खड़ाया और उसी पल मनत ने फिर से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई।
अंदर मन्नत पूरी ताकत से दरवाजे का नॉब घुमा रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, सांसें बेकाबू थी। खुलना प्लीज, प्लीज खुल जा, वह लगभग रोते हुए बुदबुदाई। लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। उसने फिर पूरी ताकत लगाई। नॉब जोर जोर से हिलने लगा। वहीं बाहर वेदांश अब भी गुस्से और बेचैनी के बीच खड़ा था। लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक दरवाजे के नॉब पर पड़ी, जो हल्का हल्का हिल रहा था। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। चेहरे पर एक खतरनाक गंभीरता उतर आई। उसकी धड़कनें और तेज हो गई। वह बुदबुदाया, ये अपने आप नहीं हिल सकता। उसके अंदर कुछ एकदम से जाग उठा, उसका सिक्स सेंस। वो धीरे से आगे बढ़ा और अपना कान दरवाजे पर लगा दिया। उस घनी खामोशी के बीच में उसे एक हल्की सी हलचल सुनाई दी, दबी हुई आवाज़। जिस तरह से वो नॉब रह रहकर हिल रहा था, अब उसे समझने में एक सेकेंड भी नहीं लगा। या तो दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया है या अंदर कोई है जो फंसा हुआ है। और अगले ही पल उसने पूरी ताकत लगाई। धड़ाम, बाहर से वेदांश का जोरदार धक्का पड़ा और दरवाज़ा अचानक खुल गया। जैसे दो तरफ से लगी ताकत एक ही पल में टकराकर रास्ता खोल गई हो। दरवाज़ा खुलते ही मन्नत पीछे की तरफ लड़खड़ा गई और तुरंत दरवाजे के पीछे ही दुबक गई। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि खुद को ही सुनाई दे रही थी। वेदांश तेज कदमों से अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके कदम अपने आप रुक गए। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ किसी की भारी हाँफती हुई सांसें हवा में घुली हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। मुट्ठियाँ खुद ब खुद कस गई थी। दूसरी तरफ से पूरी तरह हैरान था। ये कैसे? ये कोई आम दरवाज़ा नहीं था जो बिना किसी एक्सेस के खुल जाए। उसे समझ ही नहीं आया कि यह हुआ कैसे। उसे क्या पता कि यह दरवाज़ा किसी मशीन से नहीं, बल्कि दो धड़कनों ने मिलकर खोला था। वेदांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे अपने बिल्कुल पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। गरम, तेज, हाँफती हुई सांसें इतनी करीब कि उसकी गर्दन को छू रही थी। उसकी धड़कनें जो अब तक बेकाबू दौड़ रही थी, अचानक थम गई। दरवाजे के पीछे मन्नत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। डर से उसकी आंखें कसकर बंद थी। उसे लगा शायद कोई और अंदर आ गया है, शायद एक और खतरा। उसकी सांसें टूट रही थी, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी धड़कनें डर से नहीं, उस एहसास से बेकाबू हो रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वेदांश भी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुई और उसने उस एहसास को महसूस किया। वही धड़कन जिसे वो 3 साल से भूल नहीं पाया था। लेकिन इस पल में मन्नत के लिए वो एहसास नहीं, उसका डर ज़्यादा बड़ा था। वेदांश धीरे धीरे पलटा। मन्नत दीवार से चिपकी हुई थी, जिससे दीवार फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसकी उंगलियां कांप रही थी। क्यों हर बार मेरे साथ ही? वह मन ही मन रो पड़ी। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ मुझे बचा लो इन लोगों से। वेदांश अब बिल्कुल उसके करीब था। दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। अचानक मन्नत की तेज धड़कनें थम सी गई और वेदांश भी स्थिर हो गया। वह उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था। 3 साल की दूरी एक पल में जैसे खत्म हो गई। वह हल्का सा झुका, उसके कान के पास, और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, जान। मन्नत का पूरा शरीर सिहर उठा। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने अपने होठ दबा लिए ताकि कोई आवाज़ ना निकले। वह मन ही मन बोली, ये कौन है? ये मुझे जान क्यों कह रहा है? उसका दिमाग और उलझ गया, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सा एहसास भी था जो वह समझ नहीं पा रही थी। वेदांश फिर से थोड़ा झुका। उसकी सांसें उसके कानों को छू गई और उसने फुसफुसाकर कहा, आप ही हो जान। उसकी आवाज़ में यकीन था, जैसे वह उसे पहचान चुका हो। मन्नत की उंगलियां और भी कस गई। वह पूरी तरह काँप रही थी। तभी शेख की आवाज़ गूंजी, अबे कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकल, सारा मूड खराब कर दिया। वेदांश की आंखें जो अभी तक मन्नत के एहसास में डूबी थी, अचानक जल उठी। कमरे में अंधेरा अब भी छाया हुआ था। बस बैल्कनी से आती चांद की हल्की रोशनी 3 सायों को दिखा रही थी। तभी अचानक शोर की आवाज़ से शिव और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी अंदर आ गए थे। शिव कुछ कहता, उससे पहले ही वेदांश की ठंडी आदेश भरी आवाज़ गूंजी, अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट।
अगले ही पल पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी पड़ते ही सबकी नजरें एक दूसरे से टकराई। वेदांश, शिव और सामने खड़ा वो शख्स। लेकिन उसी पल इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मन्नत चुपचाप दरवाजे से निकल चुकी थी। शेख की नजरें कमरे में घूमी और गुस्से से चिल्लाया, कहाँ छुपाया है लड़की को, निकाल उसे। उसकी आवाज़ में नशा साफ झलक रहा था। 50 लाख में मैंने खरीदा है उसे। वेदांश की मुठ्ठियाँ कस गई, जबरा जकड़ गया। उसकी आंखों में खतरनाक लालिमा उतर आई। शिव आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, अरे तू कौन है, पता भी है किससे बात कर रहा है इस वक्त। लेकिन वेदांश चुप था। उसकी नज़रें उन दोनों से हटकर पूरे कमरे में घूम रही थी। वो किसी को ढूंढ रहा था, मन्नत को। वो उसे दिख नहीं रही थी, लेकिन उसका एहसास, उसकी धड़कनें, उसकी बेचैनी अब भी बता रही थी वो यही थी अभी अभी। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड शेख को पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगा। शेख अभी भी चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, वो लड़की मेरी है। तभी वेदांश की आवाज़ गूंजी, इतनी ठंडी कि सब रुक गए। छोड़ दो उसे। सभी गार्ड्स ठिठक गए। शिव भी हैरानी से वेदांश को देखा और कहा, बॉस। वेदांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इन सबको बाहर निकालो अभी इसी वक्त। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी गार्ड्स चुपचाप बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, वेदांश, शिव और वह शेख। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे की हवा बदल गई। वही मन्नत किसी तरह होटल से बाहर निकली। उसकी सांसें फूल रही थी। वह सड़कों पर बदहवास सी भागती रही। उसे बस एक ही ख्याल था कि यहाँ से दूर कहीं भी। उसे लग रहा था कि वे लोग उसके पीछे ही हैं। डर और घबराहट में उसका पूरा जिस्म काँप रहा था। जैसे तैसे उसने एक ऑटो पकड़ा और अपने फ्लैट पहुँच गई। कमरे के अंदर घुसते ही उसने दरवाज़ा कुंडी से बंद किया और वही फर्श पर पीठ टिका कर बैठ गई। वह फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ कमरे के सन्नाटे को चिर रही थी। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, वह बड़बड़ाई। उसकी आंखें सूज चुकी थी। क्या सच में अंकल ने मुझे बेच दिया था? मुझे तो बस एक नौकरी चाहिए थी, एक साधारण जिंदगी। मैंने क्या गलत किया कि सब मेरे साथ गलत ही करते हैं। उसने अपने बाल पकड़ लिए और बुदबुदाई, लेकिन हर कोई मेरा फ़ायदा ही क्यों उठाता है? मेरी लाचारी का, मेरी सादगी का, क्या मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ? वह देर तक रोती रही। उसका दिल जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबा हो। लेकिन उस रोने के बीच अचानक उसका दिमाग कहीं और चला गया। एक सवाल ने उसे कचोटना शुरू किया। उसे वह पल याद आया जब शेख उसके करीब आ रहा था और उसने चिल्लाकर कहा था, प्लीज़ मुझे मत छुओ। अचानक मन्नत ठिठक गई। उसका रोना थम सा गया। उसे वो आवाज़, वह डर, वह घुटन, सब कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा था। वह बुदबुदाई, वह मंजर, अंधेरा और वो हाथ, यह सब मैंने पहले भी महसूस किया है, लेकिन कहाँ और कब? उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, जैसे कोई पुरानी फिल्म रील बीच बीच में अटक रही हो। उसे याद आया कि कैसे उस शेख के करीब आने पर उसे वो डर नहीं लगा जो एक अनजान इंसान से लगता है, बल्कि वो डर लगा जो किसी दबी हुई याद से आता है। क्या मेरे साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है क्या यह पहली बार नहीं है? यह ख्याल आते ही उसका सिर फटने लगा। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जैसे अपनी ही यादों से एक बार फिर लड़ रही हो। वही वेदांश की आंखें खून की तरह लाल थी। उसकी मुठ्ठियाँ इतनी कस चुकी थी कि नसें साफ उभर आई थी। सामने वो शेख अब पहले जैसे अकड़ में नहीं था। नशा उतर रहा था और डर चढ़ रहा था। वेदांश ने अपनी ठंडी भारी आवाज़ में पूछा, सच बताओ, कौन हो तुम और ये सब क्या है? वो लड़की तुम्हारे पास कैसे आई? शेख अपनी धुंधली आंखों से वेदांश को देखते हुए हंसा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो कहा, देखो, हमने 50 लाख दिए थे उसके अंकल को। उसने खुद उसे हमारे हवाले किया। लेकिन तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? 50 लाख! यह सुनकर वेदांश का खून खौल उठा। उसने धीरे से मेज पर रखे फ्रूट बॉक्स से चमकता हुआ चाकू उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी भी तूफान से ज़्यादा खतरनाक थी। चाकू को देखकर शेख का नशा एक पल में हिरन हो गया। उसकी धड़कनें हलक में अटक गई। वो हकलाते हुए बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। हम दुबई के शेख हैं। तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन हैं? हम तुम जैसे लोगों को खरीद सकते हैं।
शेख को क्या पता था कि वो जिसे खरीदने की बात कर रहा है उस वेदांश राठौर के सामने उसकी ये शेख वाली हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं था। वेदांश ने बिना कोई शब्द कहे शेख का हाथ मेज पर जोर से दबा दिया और फिर उसने चाकू की नोक को शेख की उंगलियों के बीच में तेजी से चलाना शुरू किया। खच 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 हर बार चाकू उंगलियों के पास से गुजरता और शेख की चीखें कमरे में गूंजती रही। वेदांश की लाल आंखें शेख की आंखों में टिक गई थी। शेख चिल्लाया, हम नहीं जानते, छोड़ो हमें। शेख दर्द और डर से बिलबिला उठा। हमें नहीं पता वो कौन है, हमें बस पैसा दिखा, हमने उसे खरीदा था। आज रात हम उसे दुबई ले जाने वाले थे, अपने पास रखने वाले थे। हम कसम खाते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। वेदांश ने चाकू को शेख की गर्दन के पास ले जाकर रोक दिया। उसकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने एक भी झूठ बोला होता तो तुम्हारी ये गर्दन तुम्हारी उंगली की जगह होती। फिर उसने ठंडी सख्त आवाज़ में आदेश दिया, शिव, इसे यहाँ से ले जाओ। इसकी सज़ा इतनी भयानक होनी चाहिए कि मौत भी इसे गले लगाने से डरे। तड़पाना है इसे। और सुनो, इस फ्लोर की एक एक सेकंड की सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। मैनेजर से लेकर हर उस स्टाफ से करीब पूछताछ करो जो आज यहाँ मौजूद था। मुझे अभी इसी वक्त खबर चाहिए कि मिस मन्नत इस वक्त कहाँ है। शिव ने सिर झुकाया, लेकिन फिर एक पल के लिए वह झिझका। उसने दबी आवाज़ में पूछा, बॉस, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वह मिस मन्नत ही थी? वेदांश ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से शिव को इस तरह घूरा कि शिव के भी कदम डगमगा गए। वेदांश दहाड़ते हुए कहा, मेरे एहसास पर सवाल उठाने की जुर्रत भी मत करना शिव। वो वही थी, 100%। उनकी रूह, उनकी खुशबू, उनका डर, मैंने उन्हें अपनी हर नस में महसूस किया है। वो यही हैं और वह इसी शहर में कहीं हैं। और जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाती, मेरी एक भी सांस चैन नहीं लेगी। वही मन्नत जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंची और कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो धीरे धीरे बेड तक गई, बैठी और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बुदबुदाई, आज इतना क्यों डर लग रहा है। उसने कांपते हाथों से अपना बैग खोला, अंदर से स्लीपिंग पिल्स की स्ट्रिप निकाली। जब भी यादों का सैलाब और दिमाग की बेचैनी उसके वजूद को चिरने लगती तो यह गोलियां ही उसका आखिरी सहारा होती थी। हालांकि वह इन सब से कोसों दूर रहना चाहती थी। वह अपने हालातों से लड़ना सीख गई थी, लेकिन आज का दिन उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने हवा में खालीपन को देखते हुए बुदबुदाई, काश तू यहाँ होती अम्मू, आज मुझे तेरी सख्त ज़रूरत थी। तू होती तो शायद मुझे संभाल लेती। सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। वो खुद को दिलासा दे रही थी, नहीं अंकल ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे नौकरी के लिए भेजा था। शायद वो शेख ही कोई गलत फहमी का शिकार था, मुझे कोई और ही समझ लिया हो। यह उसका मन था जो सच का सामना करने से डर लग रहा था, जो खुद को एक झूठी तसल्ली दे रहा था ताकि वह टूट न जाए। नींद की दवा ने अपना असर शुरू किया। उसके भारी होता सिर धीरे धीरे शांत होने लगा। वो अंधेरे के उस सागर में डूब गई जहाँ कम से कम फिलहाल के लिए तो कोई शेख, कोई डर, कोई यादें नहीं थी। वहीं होटल के कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में तनाव का भारीपन था। सीसीटीवी फुटेज बार बार लूप पर चल रही थी। मन्नत के कपड़े, वे शर्ट और ट्राउज़र, ये कपड़े कभी मन्नत के वार्डरोब का हिस्सा था ही नहीं। वो तो हमेशा साड़ियाँ या औपचारिक कपड़ों में ही रहती थी। तर्क कहता था कि यह मन्नत नहीं हो सकती, पर वेदांश का दिल, उसका एहसास तर्क से बहुत ऊपर था। वेदांश के लिए वो फुटेज सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बल्कि मन्नत की मौजूदगी का सबूत थी। वह उस चाल, उस डर में भी अपनी मन्नत को देख पा रहा था। तभी शिव अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह बोला, किंग, मिल गई। शिव ने कहा। उसकी आवाज़ में वही गंभीरता थी। उनका फ्लैट नंबर, उनका करंट लोकेशन, वह इसी शहर के एक फ्लैट में है। हमने पता लगा लिया है। वेदांश की ठंडी आंखों में एक चमक दौड़ गई। चंद ही मिनटों में वेदांश मन्नत के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था। शिव ने बिना किसी सवाल के उसे मास्टर की दी और एक इशारा करते हुए पीछे हट गया। वेदांश ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम जाओ शिव।
शिव बिना पलक झपकाए वहां से चला गया। वेदांश ने एक झटके में दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पूरे फ्लैट में रोशनी जगमगा रही थी। रात का वक्त था और अमूमन लोग अंधेरे में सोते हैं, पर इस रोशनी को देखकर वेदांश के चेहरे पर बरसों बाद एक मीठी मुस्कान तर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, सिर्फ आप ही हो सकती हैं जान। उसने बुदबुदाया, आज भी आप रोशनी में ही सोती हैं। यह छोटी सी आदत उसे पुरानी यादों के भंवर में ले गई। फ्लैट 2 BHK था, इसलिए उसे ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पहले कमरे में सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था। अब उसके कदम दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वह उस दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें किसी सैरन की तरह तेज होने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई। उसने अपनी मुठिया इस कदर भींची कि उंगलियों की पोर सफ़ेद पड़ गए। 3 साल का इंतजार, वो तड़प, वो दर्द, वो खालीपन, सब आज इस दरवाजे के पीछे सिमटा हुआ था। उसने धीरे से कमरे के अंदर झांका। बिस्तर पर मन्नत सुकून से सोई हुई थी। उसने अपनी पीठ वेदांश की तरफ कर रखी थी। नींद की गोलियों के असर से वह इतनी बेखबर थी कि उसे कमरे में किसी के होने का एहसास भी नहीं था। वेदांश का हर कदम जैसे हवा में तैर रहा था। वह धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। डर नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सा खौफ था। कहीं यह कोई सपना तो नहीं, कहीं वह पलक झपकाए और यह दृश्य ओझल न हो जाए। वह मन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसकी खुशबू, जो 3 साल से उसकी यादों में जिंदा थी, अब उसके आसपास हवा में घुली हुई थी। वेदांश की आंखें नम थी। वह उसे बिना छुए बस उसे देखने के लिए तरस गया था। उसकी धड़कनें अब शांत हो चुकी थी। सिर्फ मन्नत की धीमी और स्थिर सांसों की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। वह बहुत धीरे से बेड के किनारे बैठ गया, जैसे डर हो कि कहीं उसकी हल्की सी आहट से भी यह पल टूट न जाए। उसकी नज़र मन्नत पर टिकी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी भवें हल्की सिकुड़ गई। ये बाल, उसने मन ही मन कहा। उसे हमेशा मन्नत के लंबे लहराते बाल पसंद थे, लेकिन आज छोटे बाल चेहरे पर गिरते हुए जैसे उसकी पहचान ही बदल दी हो। उसकी उंगलियां जो दुश्मनों की हड्डी तोड़ने में नहीं कांपती थी, आज मन्नत के छोटे बालों को हटाते हुए थरथर कांप रही थी। वेदांश के लिए मन्नत का यह बदला हुआ रूप किसी गहरे जख्म जैसा था। उसने मन्नत के चेहरे से बालों की लटें हटाई तो उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो एक टक मन्नत को देखने लगा। मन्नत पहले से कहीं ज़्यादा दुबली और कमज़ोर हो गई थी। चेहरा पहले से छोटा लग रहा था और उसकी मासूमियत पर डर की एक गहरी छाया थी। उसे देखकर वेदांश को महसूस हुआ कि इन 3 सालों में उसने मन्नत को नहीं खोया था, बल्कि मन्नत ने खुद को कहीं खो दिया था। उसका दिल तड़प उठा। उसकी आंखों से एक आंसू मन्नत के गाल पर गिरा। उसने बहुत धीमे कांपती हुई आवाज़ में फुसफुसाया, जान, क्या सच में आप हो? क्या ये कोई ख्वाब है? उसकी आवाज़ कांप गई। उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था और जुड़ भी रहा था। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसे गले लगाए, प्यार करे या बस उसे देखता रहे। उसने बहुत सावधानी से मन्नत का चेहरा अपनी तरफ घुमाया ताकि उसकी नींद ना टूटे, लेकिन उसे क्या पता आज मन्नत इतनी गहरी नींद में थी कि सुबह से पहले उठने वाली नहीं थी। वेदांश ने धीरे से उसकी हथेली अपने हाथों में ली और उसे अपने गाल से लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में जैसे 3 साल की दूरी, 3 साल का दर्द सब एक साथ बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और धीरे धीरे मन्नत की हथेली पर गिरने लगे। वह वेदांश जो 3 साल से पत्थर बना हुआ था, जिसने अपने दर्द को, अपनी कमजोरी को कभी किसी के सामने नहीं आने दिया, आज एक पल में टूट गया। अगर कोई उसे इस वक्त देख लेता तो शायद यकीन ही नहीं होता कि यह वह आदमी है जो पूरी दुनिया के लिए किंग है, लेकिन अपने प्यार के सामने सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। वेदांश कुछ पल तक बस मन्नत को देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन तभी मन्नत ने नींद में ही उसकी हथेली कस कर पकड़ ली। मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और टूटी हुई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। ये 3 शब्द सीधे वेदांश के दिल में उतर गए। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। अभी कुछ देर पहले जो दिल मन्नत को देखकर पिघल गया था, अब उसी दिल में पुराना दर्द जाग उठा। एक ऐसा दर्द जो उसने 3 साल से दबा रखा था।
वह बस उसे यहाँ देखने आया था, अपनी बेचैनी शांत करने। लेकिन इन 3 शब्दों ने उसके अंदर दबी हुई हर चीज को जगा दिया। छोरा, वह फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में वो दर्द था जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। छोड़कर मैं नहीं गया था जान, छोड़कर तो आप आई थी। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिमाग में 3 साल पहले के वो लम्हे गूंजने लगे। वो शब्द, वह जुदाई, वह दर्द, सब कुछ एक साथ लौट आया। उसकी आंखों के सामने अतीत चलने लगा, कानों में मन्नत की पुरानी आवाज़ गूंजने लगी। आपको मेरी कसम है वी, आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं करेंगे। अब हम साथ में नहीं रह सकते वी, और यदि आपने इस कसम को तोड़ने की कोशिश की तो आप हमेशा के लिए अपनी मन्नत को खो देंगे। मन्नत की यह आवाज़ वेदांश की कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। मन्नत का उससे दूर जाना, उसका अकेला रह जाना, और वह पल जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वेदांश की सांसें भारी हो गई। उसने मन्नत के हाथ को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वह उसे जाने नहीं देगा। लेकिन उसके अंदर 2 जंग चल रही थी, एक जो उसे मन्नत के पास खींच रही थी, और दूसरी जो उसे उस दर्द की याद दिला रही थी जिसने उसे पत्थर बना दिया था। वह झुका, मन्नत के और करीब झुका। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और प्यार तीनों साफ दिख रहे थे। वह बुदबुदाया, आपने कहा था कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपने कहा था कि हमारी दुनिया अलग है। उसने मन्नत के माथे को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, और आज आप खुद मुझे छोड़ने से मना कर रही हैं जान। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई और कहा, शायद आपको नहीं पता है जान, आपने जिस इंसान को 3 साल पहले छोड़ा था, अब वो इंसान नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। 2 दिल इतने करीब होकर भी अब भी दूर थे। आखिर क्या थी वजह जिसने मन्नत को वेदांश से दूर कर दिया था? क्या वेदांश उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगा, या फिर उनके प्यार का एक नया इम्तिहान शुरू होगा? और क्या होगा जब मन्नत की यादें वापस लौटेंगी? यह सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।